आज के इस वीडियो लेक्चर में हम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और वो कॉन्सेप्ट्स हैं मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट के। कि जब हम मैक्रो स्टेट बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है और जब हम माइक्रो स्टेट बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो मैक्रो स्टेट को हम किसी भी सिस्टम की जस्ट स्टेट भी कह सकते हैं। मैक्रो और माइक्रो में अगर हम जनरल डिफरेंस करें तो मैक्रो मीन्स साइज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो मैक्रो हम उसको कहते हैं जो ज़रा मैक्रोमीटर साइज़ में बड़ी है, और माइक्रो हम उसको कहते हैं जो साइज़ में छोटी चीज़ होती है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो मैक्रो स्टेट है जिसको हम जस्ट स्टेट ऑफ द सिस्टम भी कह सकते हैं, ये असल में क्या है, किसी भी स्टेट की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है। किसकी रिस्पेक्ट से? उन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स की रिस्पेक्ट से जो कि उस सिस्टम के ऊपर अप्लाई हुए हैं। अब वो कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल वो कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। के एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो कोई एक फिक्स वैल्यू होगी। किसी भी सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी कितने हैं और उनकी क्या वैल्यू है। इसी तरह उस सिस्टम का वॉल्यूम क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई हुई है तो वो क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कौन क्या है, एंड सो ऑन। तो किसी भी ऐसी स्टेट जिसको हम स्पेसिफाई कर सकें कोई ऐसे पैरामीटर से जो कि उस सिस्टम के ऊपर अप्लाई हो सकते हों, तो हम कहेंगे कि ये जो पैरामीटर से हमने इस स्टेट को स्पेसिफाई किया है ये इस स्टेट की मैक्रो स्टेट है। जैसे हम किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसकी इक्वेशन लिखते हैं। थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ा है। चले हम एग्जांपल लेते हैं आइडियल गैस की। आइडियल गैस की जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो होती है PV इज इक्वल टू NkBT। अब इसमें से PV हमारे पास क्या है? PV, P जो है वो प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम है, N जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, K बोल्ट्जमैन जो है ये कांस्टेंट है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू है, एक नंबर है, और T जो है वो टेम्परेचर है। यानी हमने इन पैरामीटर से उस किसी भी आइडियल गैस की जो स्टेट है हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब उसके मुकाबले में जो माइक्रो स्टेट है, माइक्रो स्टेट का क्या मतलब है? माइक्रो स्टेट को हम क्वांटम स्टेट भी कह सकते हैं। यानी अगर हम कोई ऐसा सिस्टम ले रहे हैं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के जहाँ पर लॉज जो हैं वो अप्लाई होते हैं, तो वहाँ पर हम उसकी स्टेट को माइक्रो स्टेट कहने की बजाय हम उसको क्वांटम स्टेट भी कह सकते हैं। अब माइक्रो स्टेट इज़ अ स्टेट ऑफ सिस्टम विद मोर और डीपर नॉलेज अबाउट द सिस्टम। अब माइक्रो स्टेट जो है वो किसी भी सिस्टम की वो स्टेट है जिस स्टेट में हमें उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है। यानी अगर आप माइक्रोस्कोप की अगर मैं जनरल बात करूं तो उससे किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है कि बहुत ही स्मॉल चीज़ की डिटेल्स जो है वो आपको दिखाती है। यानी आपको उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही हैं। तो माइक्रो स्टेट भी हमें क्या बताती है कि किसी भी सिस्टम के बारे में जो डीप नॉलेज है या मोर नॉलेज जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। अब किसी भी एक मैक्रो स्टेट के अंदर एक माइक्रो स्टेट हो सकती हैं या एक से ज़्यादा माइक्रो स्टेट हो सकती हैं। यानी किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर मल्टीपल माइक्रो स्टेट्स हो सकती हैं। चलिए हम इसे एक आम जिंदगी की एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं हमारे पास कोई दो पार्टिकल्स हैं जिनको हमने दो आइडेंटिकल कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब अगर ये दो आइडेंटिकल कंपार्टमेंट्स में अगर हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है और दो ही पार्टिकल हैं तो उनकी कितनी पॉसिबल वेज हो सकते हैं जिनसे हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम कहते हैं
कि पहले बॉक्स में दोनों पार्टिकल हैं और दूसरे में कोई नहीं है। हम कह सकते हैं दोनों में एक एक है। हम ये भी कह सकते हैं कि पहले में कोई नहीं है और दूसरे में दोनों पार्टिकल्स हैं। तो अब हमारे पास तीन वेज हैं जिससे कि हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दो आइडेंटिकल कंपार्टमेंट्स के अंदर। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी आ गई? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो हैं वो 3 आई हैं। इस 3 को मैं लिख सकता हूँ, चूँकि हमारे पास दो पार्टिकल्स थे तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 + 1 3 होता है। तो यानी 3 हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं। तो अब ये जो मेरे पास 3 वेज हैं ये बेसिकली क्या है? मैक्रो स्टेट्स हैं। यानी ये क्या है? ये मैक्रो स्टेट्स हैं, दो पार्टिकल्स को दो आइडेंटिकल कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। चलें, अभी तो हमने सिर्फ दो पार्टिकल्स का कहा था। अब मैं इन पार्टिकल्स को सब कहता हूँ कि ये बेसिकली रंगदार पार्टिकल्स हैं। यानी जिस तरह बॉल्स होती हैं, मुख्तलिफ कलर्स की बॉल्स हैं, ये हमारे पास रंगदार बॉल्स हैं। तो अगर ये मुख्तलिफ रंगों की हैं तो हम इनको अब डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक रेड बॉल है और एक ग्रीन बॉल है, तो या कोई दूसरा कलर भी असाइन कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसके बॉल्स के बारे में मज़ीद नॉलेज जो है वो अब हमें मिल रहा है। यानी अब हमें इनके रंगों के बारे में भी पता चल रहा है। तो अब अगर हमें इसके रंगों के बारे में पता चले और मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिले तब क्या होगा? उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो मैक्रो स्टेट्स थी उनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी। अब हमने कहा था कि हमारे पास तीन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं और जो पहला अरेंजमेंट है उसमें से पॉसिबल वे है वो चूँकि एक दफ़ा पॉसिबल है तो 1/3 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, दूसरे की भी 1/3 होगी और तीसरे की भी 1/3 होगी। अब हम इसे रंगों की बेस के ऊपर इनके दरमियान जो है वो फ़र्क करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है इनकी जो अरेंजमेंट्स हैं वो क्या होंगी। अब हमने देखा कि अगर हम इसे रेड और ग्रीन पार्टिकल्स कहें तो अब अगर पहले बॉक्स में दो पार्टिकल्स हैं मैक्रो स्टेट के मुताबिक तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास अरेंजमेंट आएगी वो हम कह सकते हैं कि जो पहले बॉक्स में चूंकि दो हैं तो रेड और ग्रीन दोनों पार्टिकल्स ही फर्स्ट बॉक्स में हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक अरेंजमेंट आएगी। लेकिन अगर हम दूसरी मैक्रो स्टेट को देखें तो हम कह सकते हैं कि दोनों में एक एक पार्टिकल है। अब अगर दोनों में एक पार्टिकल है और रंगों की बुनियाद पर हमने इनमें फ़र्क किया हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि पहले बॉक्स में रेड है और दूसरे में ग्रीन है। तो ये एक वे हो गया डिस्ट्रीब्यूट करने का। और हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरे में ग्रीन है और पहले में रेड है, ये दूसरा वे हो गया। यानी अब अगर इस मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग हम देखें माइक्रो स्टेट्स तो अब हम देखेंगे जो पहले एक सिंगल मैक्रो स्टेट थी अब उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास दो माइक्रो स्टेट्स आ रही हैं। इसी तरह अगर हम तीसरी माइक्रो स्टेट को देखें जिसमें कि हम ये कहते हैं कि जो दूसरा बॉक्स या दूसरा कंपार्टमेंट है उसमें दो पार्टिकल्स हैं, अगर हम उसको भी रंगों की बुनियाद पर करें तो हम देखते हैं कि वो रेड और ग्रीन जो हैं वो दोनों एक ही कंपार्टमेंट में रहेंगी। अब चूंकि हम इनके ऑर्डर को अभी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे तो अब हमारे पास इस जो मैक्रो स्टेट है उसके अगेंस्ट ओनली वन माइक्रो स्टेट है। इस पहली वाली जो मैक्रो स्टेट थी उसके अगेंस्ट भी हमारे पास ओनली वन माइक्रो स्टेट थी और जो दूसरी सेकंड वाली जो मैक्रो स्टेट थी उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या है, दो माइक्रो स्टेट्स हैं। अब अगर मैं सेम माइक्रो स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो मैं देखूंगा तो जो मेरे पास पहली माइक्रो स्टेट है अब टोटल अरेंजमेंट्स जो हो जाएंगे जब हमने उन्हें रंगों की बुनियाद पर फ़र्क किया तो वो 4 हो जाएंगे। अब इस 4 को मैं 2 की पावर 2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये 2 की पावर 2 भी 4 होती है। तो अगर अब मैं इसकी टोटल अरेंजमेंट्स 4 हैं तो जो पहली माइक्रो स्टेट है
वो एक ही दफ़ा होगी तो उसे मैं कह सकता हूँ 1/4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। अब जो दूसरी मैक्रो स्टेट थी उसके अगेंस्ट मेरे पास दो माइक्रो स्टेट्स थी। अब ये दोनों माइक्रो स्टेट्स जो हैं इन दोनों में एक एक पार्टिकल है हर कंपार्टमेंट में। तो अब चूंकि ये दो वेज हैं इनको अरेंज करने के, टोटल मेरे पास जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं वो 4 हैं। तो अब अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी देखूं तो वो 1/2 हो जाएगी। अब अगर मैं लास्ट जो मैक्रो स्टेट है, थर्ड मैक्रो स्टेट, उसकी प्रोबेबिलिटी देखूं तो वो भी 1/4 ही रहेगी। चलिए, अब ये तो मैंने दो पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स में। मैं एग्जांपल लेता हूँ तीन पार्टिकल्स की। अगर मैं तीन पार्टिकल्स की एग्जांपल लूँ तो मेरे पास जो मैक्रो स्टेट्स आएंगी वो क्या होंगी कि तीनों पार्टिकल्स पहले बॉक्स में हैं और दूसरे में कोई नहीं है। दूसरी मैक्रो स्टेट ये हो सकती है कि पहले में दो हैं दूसरे में एक है। तीसरी मैक्रो स्टेट ये हो सकती है पहले में एक है और दूसरे में दो हैं। चौथी मैक्रो स्टेट ये हो सकती है पहले में कोई नहीं है और दूसरे में तीन पार्टिकल्स हैं। अगर मैं इनको डिस्टिंग्विश करूं रंगों की बुनियाद पर तो मैं कहता हूं कि जो पहली माइक्रो स्टेट है जिसके जिसमें पहले कंपार्टमेंट में तीन पार्टिकल्स हैं तो वो रेड, ग्रीन और ब्लू जो तीनों पार्टिकल्स हैं वो पहले ही कंपार्टमेंट में हैं। अगर मैं 2-1 की करूं तो मैं कहूँगा कि इस माइक्रो स्टेट के अगेंस्ट अगर मैं माइक्रो स्टेट देखूं तो मैं देखूंगा कि पहले कंपार्टमेंट में अगर दो बॉल्स हैं या तो वो ग्रीन और ब्लू हैं या वो रेड और ब्लू हैं या वो रेड और ग्रीन है। जो थर्ड कलर की बॉल है यानी रेड वो सेकंड कंपार्टमेंट में, इसी तरह इसके अंदर ग्रीन जो है वो सेकंड कंपार्टमेंट में, यहाँ पर जो ब्लू है वो सेकंड कंपार्टमेंट में है। तो अब मेरे पास अगर पहले कंपार्टमेंट में मैक्रो स्टेट की अगर मैं देखूं और दो बॉल्स हैं और दूसरे में वन बॉल है तो उसके अगेंस्ट मेरे पास जो माइक्रो स्टेट्स हैं वो तीन आ रही हैं। अब जस्ट रंगों की बुनियाद पर फ़र्क करने की बेस के ऊपर मेरे पास जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं वो बढ़ गई हैं अगर मैं माइक्रो स्टेट में जाऊं। इसी तरह अगर थर्ड मैक्रो स्टेट के ऊपर आ जाएं, हम देखते हैं कि थर्ड मैक्रो स्टेट के अगेंस्ट जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगी वो भी तीन होंगी। अब की बार जो है वो सेकंड कंपार्टमेंट में दो बॉल्स होंगी और अब हम उनका जो है वो उन्हें रोटेट करेंगे रंगों की बुनियाद के ऊपर। अब अगर हम फोर्थ माइक्रो स्टेट देखें उसके अगेंस्ट भी एक है और जो पहली माइक्रो स्टेट है उसके अगेंस्ट भी एक ही माइक्रो स्टेट है। अगर अब हम इन सबकी माइक्रो स्टेट्स की प्रोबेबिलिटीज़ देखें तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो हैं वो 8 होंगी माइक्रो स्टेट की। इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ और इनकी प्रोबेबिलिटी पहली माइक्रो स्टेट की 1/8। अब जो सेकंड वाली हैं इसमें तीन पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं तो ये 3/8। थर्ड वाली में भी 3 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं तो ये भी 3/8। फोर्थ वन में भी जो है वो 1 पॉसिबल अरेंजमेंट है तो ये 1/8 हो जाएगी। अब इधर से अगर हम मैक्रो स्टेट के ऊपर आ जाएं, हमने तीन बॉल्स कहा था तो हमारे पास जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं वो 4 आए हैं तो मैं इसे 3/1 लिख सकता हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर देखते हैं कि हम अगर 4 पार्टिकल्स लें तो तब हमारे पास जो अरेंजमेंट्स है वो क्या आएगी। अगर 4 पार्टिकल्स लें तो हमारे पास 5 मैक्रो स्टेट्स आएंगी और हर मैक्रो स्टेट के अगेंस्ट हमारे पास एक माइक्रो स्टेट्स भी आएंगी। तो पहली जो मैक्रो स्टेट है उसके अगेंस्ट हमारे पास सिर्फ 1 माइक्रो स्टेट आएगी। इसी तरह जो लास्ट वाली है उसके अगेंस्ट भी हमारे पास सिर्फ एक माइक्रो स्टेट आएगी। जो दूसरी मैक्रो स्टेट है उसके अगेंस्ट हमारे पास 4 माइक्रो स्टेट्स आएंगी और जो चौथी मैक्रो स्टेट है उसके अगेंस्ट हम भी हमारे पास 4 माइक्रो स्टेट्स आएंगी। जो तीसरी हमारे पास मैक्रो स्टेट है उसके अगेंस्ट हमारे पास 6 माइक्रो स्टेट्स आएंगी। तो हमने स्टार्ट में कहा था कि एक मैक्रो स्टेट के अंदर एक कम से कम एक माइक्रो स्टेट या एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल माइक्रो स्टेट्स भी हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं जो यहाँ पर मैक्रो स्टेट नंबर 3 है यानी ये वाली,
इसमें दोनों कंपार्टमेंट्स में दो दो बॉल्स हैं, इसके अगेंस्ट हमारे पास 6 जो हैं वो माइक्रो स्टेट्स हैं। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं तो अगर मैं जस्ट मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी देखूं तो वो आपको नज़र आ रही है कि वो इक्वल है सबकी। लेकिन जैसे ही मैंने उनको रंगों की बुनियाद पर उनके दरमियान तफरीक की तो मैंने देखा कि अब उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फ़र्क हो चुकी है। अब जो पहली मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी थी अब वो 1/16 है, क्योंकि 16 वेज हैं इसको अरेंज करने के, और इसे मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। यानी दो कंपार्टमेंट हैं और 4 पार्टिकल्स हैं, दो कंपार्टमेंट हैं और 4 पार्टिकल्स हैं। तो अब जो दूसरी मैक्रो स्टेट के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी है अब वो 1/4 है। जो तीसरी जिसमें दो दो बॉल्स हैं, इस मैक्रो स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/8 है। तो इसी तरह जो चौथी जिसमें पहले में 1 है और दूसरे में 3 है उसकी 1/4 है और फिर 1/16 है। अब अगर आप देखें तो जो दो दो बॉल्स जिस कंपार्टमेंट में थे, ये वाली जो मैक्रो स्टेट है इसके अगेंस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं, और जिसके अगेंस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास मैक्सिमम है। यानी जो हमारे पास तीसरी जो कि सेंटर में है, यानी हमारे पास 5 अरेंजमेंट्स थे, 5 मैक्रो स्टेट्स थी, तो उनकी जो सेंटर वाली यानी कि थर्ड जो हमारे पास मैक्रो स्टेट हैं उसके अगेंस्ट मैक्सिमम माइक्रो स्टेट्स हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम है। अब हमने एक पैटर्न जो था वो आइडेंटिफाई कर लिया था। अब हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास n पार्टिकल्स हैं और अब हमने उनको दो आइडेंटिकल कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये n के n पार्टिकल्स, पहले हम उनके रंगों की बुनियाद पर उनकी तफरीक नहीं करते, तो हम उनकी मैक्रो स्टेट देखते हैं कि मैक्रो स्टेट्स क्या होंगी हमारे पास मैक्रो स्टेट के पहले कंपार्टमेंट में n हो सकता है, दूसरे में कोई नहीं होगा। फिर सेकंड मैक्रो स्टेट में पहले कंपार्टमेंट में n-1 पार्टिकल्स हो सकते हैं और दूसरे में 1 पार्टिकल होगा। थर्ड मैक्रो स्टेट के अंदर हमारे पास n-2 पार्टिकल होंगे फर्स्ट कंपार्टमेंट में, दूसरे में हमारे पास 2 पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब अगर हम कोई r मैक्रो स्टेट लेते हैं तो हम देखेंगे कि n-r जो है वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में पार्टिकल्स होंगे और जो r पार्टिकल्स हैं वो सेकंड कंपार्टमेंट में होंगे, और जो लास्ट मैक्रो स्टेट होगी उसमें हमारे पास फर्स्ट कंपार्टमेंट में 0 होगा और लास्ट कंपार्टमेंट में n पार्टिकल्स होंगे। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास क्या है, अगर n पार्टिकल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे वो n+1 होंगे। अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं हर मैक्रो स्टेट की तो वो इक्वल आएगी, जो कि 1/n+1 है, यानी नंबर ऑफ अरेंजमेंट से हमने उसे डिवाइड कर दिया। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। उसके अगेंस्ट अगर मैं इनको रंगों की बुनियाद पर तफरीक करता हूँ इनके दरमियान, तो फिर मैं देखता हूँ कि हर मैक्रो स्टेट की जो अब डिस्टिंग्विश करने के बाद जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम नहीं रहेगी। हमने ये पहले जो 1, 2, 3 पार्टिकल्स को सपोज करके जो देखा था उसके मुताबिक, तो हमने देखा था कि जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट माइक्रो स्टेट्स के आएंगे वो 2n आएंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट मैक्रो स्टेट की होगी वो 1/2n होगी। इसी तरह किसी r मैक्रो स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी n फिक्टोरियल r फिक्टोरियल n-r फिक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1/2n। क्लियर है? यानी ये इतनी नंबर ऑफ आपके पास माइक्रो स्टेट्स होंगी इस मैक्रो स्टेट्स के अंदर, उसको हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब हमने चूंकि रंगों की बुनियाद पर तफरीक की थी और उन रंगों का ऑर्डर हमने इतना उस पर तवज्जो नहीं दी थी, तो हम इसको कम्बिनेशन की बेस की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी NCR डिवाइडेड बाय 2n।
ठीक है। हमारे पास जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगी वो बेसिकली क्या होंगी, कम्बिनेशन होगा उस स्टेट का। आपने कम्बिनेशन और परमुटेशंस जो हैं वो पढ़ी हैं, तो उसमें से जो कम्बिनेशन है, ठीक है ना, NCR, वो ये होगा। उसको हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उस माइक्रो स्टेट की। तो अब हमने दोबारा से देखते हैं जो 4 पार्टिकल्स का हमारे सिस्टम था, जिसमें हमने 4 पार्टिकल्स को आइडेंटिकल कंपार्टमेंट में डिवाइड किया था। तो हमने ये देखा था कि जो मिडल वाली मैक्रो स्टेट थी उसके अगेंस्ट हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स आ रही हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास मैक्सिमम आ रही है। अब अगर मैं इसी स्टेट के लिए, ये जो इस 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सिस्टम है, अगर मैं इसी सिस्टम के लिए, स्टेट के लिए नहीं, इसी सिस्टम के लिए जो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, अगर मैं इनका ग्राफ ड्रा करता हूँ तो वो क्या होगा। अब देखें, पहली मैक्रो स्टेट 4 0 पार्टिकल्स थे, यानी फर्स्ट बॉक्स में 4 थे, दूसरे में 0, तो वो ये है। दूसरा जो मैक्रो स्टेट थी उसमें फर्स्ट बॉक्स में 3 थे और दूसरे कंपार्टमेंट में 1 थे, तो वो 3 1 है। जो तीसरी मैक्रो स्टेट थी उसमें फर्स्ट कंपार्टमेंट में 2 थे और दूसरे में भी 2 थे, तो वो ये वाली हमारे पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ गई। जो हमारे पास फोर्थ मैक्रो स्टेट थी उसमें फर्स्ट कंपार्टमेंट में 1 थे और सेकंड में 3 थे, वो ये है। जो हमारे पास फिफ्थ मैक्रो स्टेट थी उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट कंपार्टमेंट में 0 पार्टिकल्स थे और दूसरे में 4 थे, वो ये आ गई। अब हर इनमें से हर एक के अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटी थी, अगर हमने उनकी माइक्रो स्टेट के रिस्पेक्ट से उनकी प्रोबेबिलिटी देखनी है तो वो हमारे पास डिफरेंट थी। तो 1/16 जो थी वो प्रोबेबिलिटी थी 40 की, तो वो उसका वो ग्राफ में ये वैल्यू है हमारे पास। अब जो सेकंड मैक्रो स्टेट थी यानी 3 1, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, यानी 0.25 कह सकते हैं आप इसे, तो ये 0.25। इसी तरह जो हमारे पास फोर्थ माइक्रो स्टेट थी उसकी प्रोबेबिलिटी भी जो थी 1/4 थी, यानी 0.25। अब जो पहली और पांचवी माइक्रो स्टेट थी उसकी थी 0.125 और इसी तरह जो पांचवी है इसकी भी 0.125। अब जो सेंटर वाली है ये 0.0625 होगी, ये होगी 0.0625 और ये वाली भी, सॉरी ये थोड़ा सा गलती होगी यहाँ पे, ये 0.0625 होगी। अब जो सेंटर वाली आपके पास थी जिसमें दो दो पार्टिकल्स थे मैक्रो स्टेट के अंदर हर कंपार्टमेंट में, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 है, यानी हमारे पास 0.375। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ रही है हमारे पास। तो हमने लास्ट टाइम जो प्रोबेबिलिटीज़ को ऑब्ज़र्व किया था तो हमने कहा था प्रोबेबिलिटी जो है वो गाउसियन कर्व होती है, तो ये भी एक हमारे पास गाउसियन कर्व ही है। अगर हम इसको देखें तो ये एक गाउसियन कर्व ही है हमारे पास, जिसमें सेंटर के ऊपर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। अब देखें, ये जो गाउसियन कर्व है ये स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए है, यानी 4 पार्टिकल्स के लिए है। अब हमने ये देखा कि जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसके अंदर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स भी मैक्सिमम है। तो यानी सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि वो माइक्रो स्टेट जिसके अंदर नंबर ऑफ सॉरी वो मैक्रो स्टेट्स जिनके अंदर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट मैक्सिमम होंगी उनकी प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम होगी। तो अब हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगी। अगर हम माइक्रो स्टेट्स की रिस्पेक्ट से देखें तो हम देखेंगे कि उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो सेम नहीं हैं। तो वो इसलिए सेम नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट सेम नहीं है हर मैक्रो स्टेट के अंदर। अब जब नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट सेम नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट
is the one which have the highest number of microstates. अब probability ग्राफ से हमारे पास अगर हम देखें वो ही जो है वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उसके अंदर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स भी ज़्यादा होंगी। तो अगर हमने किसी भी सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है तो उस सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन की जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगी जिसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट सबसे ज़्यादा होंगी वो वाली होगी, और वो ही जो है सबसे मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी उस गिवन सिस्टम के लिए। लेकिन अगर हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, फॉर अ सिस्टम ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट इज द प्रिसाइज स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये हमने जो प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट से हमने देखा था कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो जो गाजियन कर्व है, तो जो सेंटर है, सेंटर पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो जो मिडल मैक्रो स्टेट होगी वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रखेगी। अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, अगर हम उनका प्रोबेबिलिटी और स्टेट्स के दरमियान ग्राफ देखें तो हम देखेंगे कि सेंटर पे हमारे पास एक बिग पीक आएगी। इसका मतलब जो है यानी सेंटर पर जो प्रोबेबिलिटी है सेंटर स्टेट की वो मैक्सिमम होगी, और यही द मोस्ट प्रोबेबल आपके पास स्टेट भी होगी। अब यही द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कौन सी होगी? जिसके ऊपर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, और फॉर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगी दिस इज द ओनली प्रिसाइज स्टेट ऑफ द सिस्टम, वही उस सिस्टम की प्रिसाइज स्टेट भी होगी। अब ये जो हमने देखा था, एग्जांपल ली थी, इसमें हमने दो पार्टिकल्स लिए थे और हमने कहीं पर भी मोशन का जिक्र नहीं किया कि पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, यानी वो स्टैटिक थे, वो जिस पोजीशन पर मौजूद थे वो वहाँ पर रेस्ट में थे। लेकिन अगर हमारे पास कोई सिस्टम डायनामिक है तो उस डायनामिक सिस्टम में पार्टिकल जो हैं वो फिक्स पोजीशन पर नहीं होते, वो मूव करते रहते हैं। अगर सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में हैं तो हम उनकी हर सेकंड के अंदर या सेकंड के भी बहुत अंदर एक बहुत ज़्यादा उनकी जो पोजीशंस हैं वो चेंज होगी। तो अब किसी भी डायनामिक सिस्टम के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी अगर हम लें जिस तरह, इसी तरह दो कंपार्टमेंट्स ले लें और हम कहते हैं ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ये सेपरेट हुए हुए हैं किसी परमिएबल, जो ये परमिएबल है जी वॉल है, इसका मतलब ये है इससे वो अक्रॉस आ जा सकते हैं। तो अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास ये होगी, क्योंकि अब हमने कहा है कि सिस्टम जो है वो डायनामिक स्टेट में है, यानी एक पार्टिकल एक लम्हे यहाँ था, अगले लम्हे वो यहाँ होगा, अगले लम्हे यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो एक पार्टिकल जो है वो मल्टीपल जो वैल्यूज़ जो है वो अटेन कर सकता है। तो अब उसकी जो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इस फार्मूले के तहत होगी। अब अगर स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर, जो स्टैंडर्ड रूम कंडीशंस हैं हमारे पास, यानी एक फिक्स वैल्यू होगी हमारे पास टेम्परेचर की और प्रेशर की, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम के अंदर, एयर की अगर हम बात करें तो एयर का 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम होगा उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडम मोशन में होंगे, और वो यूजुअली 6.6 इंटू 10⁻28 क्लूजन्स पर सेकंड करते हैं। अब ये जो इतने लार्ज नंबर ऑफ क्लूजन्स हमें ये बताते हैं कि उनकी स्पीड्स बहुत ज़्यादा है। अब इस क्लूजन्स की वजह से सिस्टम जो है वो एक मैक्रो स्टेट से बहुत तेज़ी से दूसरी मैक्रो स्टेट में मूव करता रहता है, और चूँकि सिस्टम में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट है उसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होगी और बाकी जो मैक्रो स्टेट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत स्मॉल होगी। तो सिस्टम दूसरी मैक्रो स्टेट्स के अंदर बहुत रैपिडली
मूव करेगा। अगर वो पॉसिबल होंगी तो वो बहुत रैपिडली उनसे मूव करने के बाद फ़ौरन जो है वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को अटेन कर लेगा। अब a dynamic system of very large number of particles exists practically in the most probable macro states all the time। अब किसी भी डायनामिक सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम के मौजूद होते हैं, और बाकी जो दूसरी मैक्रो स्टेट्स हैं उनमें बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत स्मॉल होती है। इतनी स्मॉल होती है कि जो उनकी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की प्रोबेबिलिटी है वो सर्टन वैल्यू बन जाती है उस सिस्टम की। हमने अभी ग्राफ अगर देखा था लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए जो स्टेट वर्सेस प्रोबेबिलिटी का ग्राफ था, हमने देखा था सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन थी हमारे पास, यानी तो अब चूंकि उसकी दूसरी स्टेट यानी इवन अ स्मॉल डिविएशन, यानी यहाँ वाली प्रोबेबिलिटी जो होगी उसकी भी वैल्यू बहुत कम होगी प्रोबेबिलिटी की एज़ कंपेयर्ड विद, यानी अगर हम स्मॉल डिविएशन देखें यहाँ से यहाँ तक, तो जो स्मॉल डिविएशन है उसके लिए भी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो बहुत कम होगी एज़ कंपेयर्ड विद द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है उससे, जिसकी वजह से जो दूसरी मैक्रो स्टेट है उसमें सिस्टम बहुत कम वक्त गुजारेगा और बहुत तेज़ी से वो मूव कर जाएगा मोस्ट प्रोबेबल सिस्टम की मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की तरफ। अब ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है इसमें सिस्टम चूंकि ज़्यादा टाइम होता है तो इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहा जा सकता है। और कोई भी डायनामिक सिस्टम जो होता है वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करने की हमेशा कोशिश करता है। यानी एक सिस्टम है, अगर आप उसे परटर्ब करेंगे एक्सटर्नल किसी फोर्स के थ्रू उसको पैरामीटर्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो सिस्टम रैपिडली डिफरेंट माइक्रो स्टेट में जाएगा और उसके बाद फिर वो दोबारा सेटल डाउन हो जाएगा द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में, और उसके बाद वो उसी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में ज़्यादा देर के लिए रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि यही उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट भी होगी। तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है किसी भी सिस्टम की वो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, और